एक ऐसे व्यक्ति जो समाज के कुछ भी दर्द दुख आनी मानी होत रहिथे, जिहाँ अन्याय अत्याचार शोषण होत रहिथे तिहाँ यहाँ पहुँचथे। जो अभी छत्तीसगढ़ के प्रदेश प्रगतिशील के प्रदेश अध्यक्ष है, आप मन ओकर बारे में कभी जाने नहीं हूँ, जीवन के बारे में ओकर अउ आगे फिर वो कैसे अपन जीवन ला अतना आगे बढ़ाइसे, बचपन में का संघर्ष रहिसे, ए मन ला आप मन ला बताबो और पूछबो ओकर का नाम है, कौन गांव के है, कौन गांव में पैदा हुए। आप पूछना चाहता हूँ कि आपका क्या नाम है? मेरा पूरा नाम है राजेंद्र प्रसाद भतपहरी। आपका जन्म कहाँ हुआ? मेरा जन्म वैसे तो तिल्दा मिशन हॉस्पिटल में पैदा हुआ हूँ मैं। मेरा गांव ग्राम जुनवानी है। आप सब लोग भंडारपुरी धाम, तेलासीपुरी धाम के बारे में जानते हैं। तेलासीपुरी के बाद आगे जुनवानी पड़ता है और जुनवानी के बाद एक बीच में नाला पड़ता है, बिल्कुल लगा हुआ गांव है चिखली। चिखली से बिल्कुल नज़दीक फिर नदी महानदी पड़ता है, उसके महानदी के उस पार खड़ में सिरपुर। तो सिरपुर से हमारा गांव नज़दीक पड़ता है और बीच में एक महानदी और पतालू नाला पड़ता है। तो वहाँ की पैदाइश है मेरी। पैदाइश तो हॉस्पिटल में ज़रूर हुआ। गांव मेरा जुनवानी है। जुनवानी गांव के बारे में एक चीज़ और आप लोग जानते होंगे, वहाँ अगर खिसकाइए वहाँ पत्थर निकलता है, फरसी खदान है वहाँ पर। और पत्थर जो है वो इस साइज में निकलता है, आप किसी भी साइज का काट सकते हैं। ये जो टेबल है, टेबल से 3 गुना 4 गुना साइज का भी आप 10 बाई 20 और 10 बाई 15, 25 बाई 30 ऐसा किसी भी साइज में आप पत्थर काट सकते हैं। ऐसा पत्थर की शीट्स निकलती, चादर निकलती खदान में। वो गांव हमारा, आइए बैठिए, वो गांव हमारा पथरा जुनवानी के नाम से भी फेमस है। और मेरे पिताजी सतलोकी मनोहर लाल भतपहरी जी जाने माने वकील थे। आप लोग तो यंगस्टर्स हैं, संभवतः नहीं, आइए, संभवतः नहीं सुना होगा आप लोगों ने उनका नाम। वो रायपुर में प्रैक्टिस करते थे, हाईकोर्ट वकील रहे हैं और सामाजिक और धार्मिक आध्यात्मिक कार्यों उस क्षेत्र में काफ़ी वो घूमते फिरते थे। और एक और मज़ेदार चीज़ आप बताता हूँ आपको मैं। आप लोगों ने दादा नकुल देव डीडी जी का नाम तो अवश्य सुना है, जानते हैं आप सब लोग। दादा नकुल देव डीडी जी और मेरे दादाजी सतलोकी नंदू नारायण भतपहरी जी, जो महंत नंदू नारायण भतपहरी भी उनको कहा जाता था, महंत की पदवी थी उनको गुरुओं के द्वारा। तो दादा नकुल देव डीडी जी हमारे दादाजी के साले लगते थे। तो इस तरह से कहेंगे तो आप दादा नकुल देव डीडी, हमारे दादाजी, हमारे पिताजी, ये 2 परिवारों का जो है, 2 परिवार के साथ एक और मज़ेदार चीज़ सुनता हूँ। आप लोगों ने नाम भी सुना होगा, इंद्रदेव टंडन जी का नाम संभवतः सुना होगा आप लोगों ने। दादा नकुल देव डीडी जी, हमारे दादाजी और इंद्रदेव टंडन जी, ये 3 जो है आपस में रिश्तेदार भी थे। और ये तीनों ने बहुत समाज में जागरूकता लाने के लिए, सामाजिक उत्थान के लिए एक साथ बहुत लंबे समय तक संघर्ष किया, साथ में काम भी किया। तो इंद्रदेव टंडन जी जो थे वो मेरी माता जी के दादाजी थे, उनके दादाजी के भाई थे, सगे भाई। तो इस प्रकार से तीनों जो महानुभाव हैं, इन तीनों महानुभावों का कहिए कि मेरे अंदर वंशानुगत जो खून है या जिन है, कहिए इन तीनों महानुभावों का सम्मिलित है। तो इन्हीं की जो प्रेरणा है उसकी वजह से मैं शुरू में सामाजिक कार्यों में इसलिए नहीं आया, इसके पीछे भी किस्सा होता है। तो हमारे दादाजी, हमारे पिताजी, दादा नकुल देव डीडी जी और इंद्रदेव टंडन जी, ये तीनों समाज के काम के लिए निकलते थे। तो बहुत लंबे समय तक बाहर रहते थे घर से। और जो हमारे गांव में फरसी खदान जिसको कहते हैं, पत्थर का खदान जो कहते हैं, उसका ठेका हमारे दादाजी लेते थे, ठेका शासन से। तो फरसी खदान में जो भी हो, जो आय होती थी, आय, और जैसे फसल कटता था आय तो पूरा लेके जाते थे, और जब पॉकेट में पैसा ख़त्म होता था तब वापस आते थे। तो हमारी दादी अक्सर कहा करती थी, जब वापस आते थे, जैसी खबर लगती थी
कि दादाजी आ रहे हैं तो पहले सबसे पहले यही कहती थी, देखो फिर खिसक पैसा सिरा गए तो सदी देंगे। तो ऐसे लोग थे। और आज जिस भवन की आप लोग बात कर रहे हैं, बचपन में भी मेरे अंदर थी ये बात कि मैं समाज सेवा में जाए, तो डायरेक्ट समाज सेवा कहिए या पॉलिटिक्स कहिए, उसमें नहीं जाने का कारण यही था कि हमने देखा हमारे पिताजी भी वकालत बहुत बढ़िया वकील थे। उनके समकक्ष उनके समय काल के लोगों का कभी मुलाकात हो आप लोग तो बताएंगे उनके बारे में, आज के लोग भी बताते हैं, बहुत सारे लोग जानते हैं। तो वो कोई केस नहीं आते थे। मर्डर केस भी जो उस समय के जो तत्कालीन नामी गिरामी वकील थे, उनको भी उन्होंने अदालत में हराया है। मगर वकालत पे ध्यान वो भी धीरे धीरे इसलिए नहीं दे पाया क्योंकि सामाजिक काम में जब भिड़े तो सामाजिक काम जैसा आप सब जानते हैं तो उस समय लगता है। तो दादाजी की जो इनकम का आय था वो जो खर्च करते थे, हमारे पिताजी वकालत की आय का खर्च करते थे, उसको देखने में हमको ऐसा लगा बचपन से। और हमारा बचपन ऐसे माहौल में बीता है कि हमारा रायपुर में हमारा घर है बांसटाल में। तो बांसटाल में ऐसे हमारा घर में ऐसे कोई व्यक्ति नहीं रहे समाज के जाने माने प्रसिद्ध लोग, रेशमलाल जांगड़े जी से लेकर के जितने भी तत्कालीन प्रसिद्ध लोग थे, आइए सर, नामदास सांग सुल्तान जी, नारायण प्रसाद कुर्रे जी, और उस समय के सारे लोग जो हमारे घर आया करते थे, नरसिंह मंडल चाचा जी भी हमारे घर आया करते थे। अब आप लोगों को मेरे स्किल जीवन के बारे में, जब मैं कक्षा 5वीं में था तो अजयराम वर्मा जी गुरु जी थे हमारे, तो कक्षा 7वीं में कुछ गणित का सवाल था। कक्षा 7वीं के 10-12 बच्चे उसको नहीं बता पाए थे, तो वो कक्षा 5वीं में आए, मेरे कक्षा शिक्षक से बोले कि मैं ले जा रहा हूँ राजू, मुझे मेरे पूरे नाम से कोई पुकारता नहीं था, गुरुजी लोग भी मुझे राजू कहते थे। कक्षा 7वीं में जब मैं गया उनके पीछे पीछे, उन्होंने कहा देखो ब्लैक बोर्ड की तरफ। मैं ब्लैक बोर्ड की तरफ बोला, एक सवाल लिखा हुआ था गणित का, तो उन्होंने कहा कि पढ़ो। मैं पढ़ लिया गुरुजी, तो इसका हल कर सकते हो, बना सकते हो? तो मैं कहा हाँ गुरुजी बना सकते हो। तो बोले बनाओ। तो उन्होंने मुझे ब्लैक बोर्ड का जो सवाल था वो कक्षा 7वीं का सवाल था, वो हल कर दिया मैंने। फिर उसके बाद बोले कि ठीक है तुम जाओ। तो जैसे ही वो बोले तुम जाओ, मैंने गणित का सवाल हल किया। मुझे बड़ा, आज के समय में कहूँ बड़ा रिलैक्स फील किया मैं उस समय, बड़ा अच्छा लगा मुझे कि नहीं थोड़ा नॉर्मल हो गया मैं, नहीं तो पहले डर रहा था क्या पता गुरुजी क्या करेंगे। जैसे ही मैं कक्षा से बाहर कदम रखा तो मुझे आवाज़ आना शुरू कर दी, दे दना दन दे, जैसे पीठ में मारते ना मुक्का, तो वैसी जो आवाज़ आती है ना वो सुनाई पड़ गई। मैं समझ गया कि जितने भी खड़े हैं तो उनके मतलब गुरुजी उनको सजा दे रहे हैं। तो एक किस्सा ये है। दूसरा उसके पहले का है, कक्षा 4थी की बात बताता हूँ। कक्षा 4थी में भी ऐसे कि गुरुजी जो कक्षा शिक्षक थे किसी काम से चले गए थे, तो मॉनिटर होता था, तो सामान्यतः मैं मॉनिटर रहता था। सभी क्लास में ऐसा रहा कि मॉनिटर भी रहा। मगर मॉनिटर होने के बाद भी जैसे कि गुरुजी नहीं रहे तो मॉनिटर भी थोड़ा सा मतलब ढीला पड़ जाता, और अल्लाह गुल्ला थोड़ा बहुत होता है। अल्लाह गुल्ला सुन के हमारे हेड मास्टर थे, वो भी वर्मा जी थे, वो भी लगभग 6 फीट हाइट थी। वो आए, जैसे ही पता चला कि बड़े गुरुजी आ रहे हैं तो सब बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया कक्षा में। तो आते ही बोले कि सारे तुम लोग हल्ला कर रहे हो करके, बैठा तुम लोग को मैं सवाल पूछता हूँ। तो 5 सवाल उन्होंने दिया गणित का, वो भी गणित, आइए 5 सवाल उन्होंने गणित का दिया। अब सब बोले बनाओ और दिखाओ मुझे। अब सवाल चूँकि मैं गणित मेरा प्रिय विषय हुआ करता था तो मैं बना लिया, मेरे साथी लोग भी 1-2 लोग थे जो वो भी बना लिए। अब जितने लोग बनाते जा रहे हैं सवाल, सब चुपचाप बैठे हैं, सब देख रहे हैं कि कोई पहले जाए जांच करवाने, है ना। थोड़ा विनोद से बात कर लीजिए। तो पहले जाए, अब मैं भी देख रहा हूँ कोई पहले जाए तो मैं बाद में जाऊँ। बड़े गुरुजी का तो वैसे ही डर रहता था, थोड़ा सा लिहाज भी ज़्यादा रहता था, डर भी रहता था। ले दे के हिम्मत करके मैं पहले ही गया, पहले गया, जचवाया, पहला सवाल राइट, मैं बोला ठीक अच्छा बोला। दूसरा भी राइट, मैं बोला चलो अच्छा बोला। तीसरा भी राइट, बहुत बढ़िया। चौथा भी राइट किया,
मैं कहा भाई पाँचों भी राइट होना चाहिए। खैर मुझे तो पता था राइट है, मगर फिर पाँचों राइट हुआ तो मैं बहुत आराम महसूस किया। मैं कहा हाँ बच गया भाई करके। वैसे दिया सब राइट राइट दिख के उन्होंने मेरी कॉपी में लिखा उत्तम करके। पाँचों राइट हो गया तो उत्तम ऐसा उन्होंने लिखा। उत्तम का अंग्रेजी में होता है एक्सीलेंट, है ना। तो मैं बोला चलो बचे भाई करके ऐसा करके देखे। और मेरा काफ़ी देने से पहले तड़ से एक झापड़ मारे गाल में। और उस समय गुरुजी लोग थोड़ा बहुत गाली भी दे देते थे, बोले साले बना लिया था तो क्यों नहीं दिखा रहा था अभी तक कर। तो वो वाकया मैं ज़िंदगी में कभी नहीं भूला। इसलिए नहीं भूला कि सारे सवाल सही करने के बाद भी मार खाया। और दूसरा 5वीं में पढ़ते पढ़ते मैं 7वीं कक्षा का एक सवाल हल किया अपने जीवन में। तो ये मेरा छात्र जीवन का बहुत अविस्मरणीय क्षण रहा है जो मैं कभी भूलता नहीं हूँ। फिर उसके बाद 6वीं से लेकर के बाकी की पढ़ाई रायपुर शहर में हुआ। हमारे पिताजी भी यहीं प्रैक्टिस करते थे। हम लोग 9 भाई बहन थे। एक भाई अभी पिछले कुछ ही दिनों पहले एक्सपायर हुए, वो भी टीचर थे। मेरे बाद जो मेरी सिस्टर थी वो भी रिटायर हो गई, असिस्टेंट प्रोफेसर थी, बीना बंजारा संभवतः जानते हैं, आरंग में थी। उसके बाद मेरा एक भाई है वीरेंद्र, जो एयरफोर्स में था, वो भी रिटायर हो चुका है। वीरेंद्र के बाद वाला जो भाई था वो रिसेंटली अभी 4-5-6 महीने पहले एक्सपायर हो गया। और भाई बहनों केवल एक ही भाई जो है एक्सपायर हुआ। अभी आप क्या करते हैं, सरकारी जॉब है या कुछ? मैं वही बता रहा हूँ, जब छात्र जीवन के बाद फिर पढ़ाई वढ़ाई करने के बाद मैंने देखा कि पढ़ने के बाद नौकरी करना है। तो स्टेट बैंक का एक विज्ञापन आया था। स्टेट बैंक का विज्ञापन में मैंने नौकरी के लिए अप्लाई कर दिया। तो क्लर्क कम कैशियर कहलाता था पोस्ट उस समय। उसके लिए अप्लाई किया तो पहली बार में जब चयन हो गया तो स्टेट बैंक ही ज्वाइन कर लिया। उसके बाद स्टेट बैंक में ही रिटायर होते तक रहा। भारतीय स्टेट बैंक में मैं प्रबंधक के पद से रिटायर हुआ हूँ। बहुत सारी जगह पे मेरी पोस्टिंग रही है। नौकरी करते करते चूँकि जैसे बताया ना आप लोगों को कि जो हमारे दादाजी, पिताजी और दादा नकुलदेव रेड्डी जी, देव टंडन जी, इन लोग के सानिध्य में मेरा बचपन बीता है। तो उस तरफ रुझान था। तो भारतीय स्टेट बैंक में SC ST का एक एसोसिएशन बनाया हम लोग, जिसका मैं संस्थापक अध्यक्ष रहा। तो स्टेट बैंक में मंडल वार चलता है। जैसे पूरे उस समय देश में 14 मंडल में पूरा देश को विभाजित कर दिया गया था। तो हमारा छत्तीसगढ़ जो है भोपाल मंडल के अंतर्गत आता था। तो उस सब MP और छत्तीसगढ़ भी एक हुआ करता था। अभी भी भोपाल मंडल के अंदर छत्तीसगढ़ आता है। तो पूरे मंडल स्तरीय जो संगठन है हमारा SC ST एम्प्लॉइज़ वेलफेयर एसोसिएशन, ऐसा करके उसका हमने गठन किया था, संस्थापक